हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का जो पीरियोडिक एग्जाम्स है या यूनिट टेस्ट है एग्जाम का वो करीब आ चुका होगा। तो ऐसे में आप लोग चैप्टर्स तो रिवाइज कर चुके होंगे। आज हम लोग इस सेशन में ये देखेंगे कि चैप्टर जो स्टार्टिंग जो चार चैप्टर हैं, चारों बुक के जो पहले पहले चैप्टर हैं, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इसमें क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे। हिस्ट्री के सेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमारा एमसीक्यू का असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, गांधी जी विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 एंड रीजन दिया गया है द मूवमेंट टर्न वायलेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में अडॉप्ट किया गया था कैलकाटा स्पेशल सेशन में, और जो है चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। गांधी जी का जो प्रिंसिपल था वो किसी भी मूवमेंट में जो है वायलेंस नहीं चाहते थे, इसीलिए जो है इस मूवमेंट में देखा गया था 1922 में चौरी चौरा एक प्लेस है, गोरखपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जो है वायलेंस हो गया था। फार्मर्स जो है वो पुलिस चौकी को बर्न कर दिए थे, जिसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया था। इसमें देखा जाता है जो असर्शन है वो बिल्कुल अक्यूरेट करेक्ट है, और रीजन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी जो है देखा जाता है कि साल्ट मार्च से रिलेटेड है। साल्ट मार्च बिकेम पावरफुल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखा, साल्ट वाज एन एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम यूज्ड ओनली बाय द वेल्दी इंडियंस। साल्ट जो है वो सभी के लिए नेसेसिटी चीज होती है, हर किसी को फूड में साल्ट चाहिए होता है। तो ये जरूरी नहीं ओनली वेल्दी इंडियंस यूज कर रहे हैं, वो इसको पुअर हो गए, वेल्दी हो गए, हर रिच सोसाइटी का हर क्लास जो है यूज करता है साल्ट अपने फूड में। तो ये स्टेटमेंट रीजन गलत हो जाता है, असर्शन करेक्ट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इस मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन में देखते हैं जरा कि साल्ट मार्च कब स्टार्ट होता है, 1930 में। इसके बाद फिर जलियनवाला बाग इश्यूज देखते हैं। जलियनवाला बाग इश्यूज कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है देखा गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है 1920 में, एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी 1930 में होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से पहले ही जो है साल्ट मार्च होता है, क्योंकि साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक गांधी जी ने पहले मार्च करा था। इसी मार्च को साल्ट मार्च बोलते हैं। और डांडी पहुंच करके, कोस्टल रीजन है गुजरात का, वहां पे उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था, साल्ट लॉ बनाया था उन्होंने, उस लॉ को उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो इस हिसाब से हमारा मैचिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए का 2, बी का 1 और सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, इमेज ऑफ भारत माता वाज यूज्ड टू प्रमोट नेशनलिज्म इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, भारत माता वाज डिपिक्टेड एज अ सिंबल ऑफ द यूनियन। दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्यूट करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है, और नो डाउट दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें एक सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो था या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में अडॉप्ट किया गया था। तो ये जो है 1920 में सेशन हुआ था, एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का। ये जो है स्पेशल सेशन था, और ये स्पेशल सेशन हुआ था सितंबर 1920 में। और 1920 में जो रेगुलर सेशन था वो नागपुर में हुआ था। नागपुर 1920 ये दिसंबर में हुआ था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 सितंबर में, उसमें जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है साल्ट मार्च से रिलेटेड है। इसमें सॉरी, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज साल्ट एज एन सिंबल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। मतलब गांधी जी ने नमक को क्यों जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में चूज किया था। तो इसका आंसर सिंपल सा, इसका आंसर सी है, बिकॉज इट वाज बेसिक नेसेसिटी यूज बाय एवरी इंडियन। मतलब गांधी जी भी ये चाहते थे कि जो है ऐसा मूवमेंट, इस मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में ऐसे लॉ ब्रेक किया जाए, ऐसे चीज पर लॉ ब्रेक किया जाए जो सारे इंडियन को अफेक्ट कर रहे हो। इस वजह से रीजन क्या होगा, इस वजह से सारे इंडियन यूनाइट हो सकते थे। तो 6 का जो आंसर होगा वो परफेक्टली आंसर सी होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट 2-3 साल पहले जो है काफी ज्यादा न्यूज में भी था, अभी भी न्यूज में बहुत ज्यादा चलता है। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल वर्ड है। फिर इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा देखते हैं, लॉयल्टी ऑफ द वंस रिलीजन ओनली, जो कि गलत आंसर है। नेशनलिज्म रिलीजन से अटैच कभी नहीं होता है। सेकंड, फीलिंग ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग टू अ नेशन, एब्सोल्यूट परफेक्ट आंसर है। ये आंसर आप लोग जो है अपने बुक के पीछे जो भारत माता की इमेज वगैरह दी गई है वहां पे बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसका परफेक्ट आंसर सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। देखो इस जो मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाई से स्टार्ट हो रहे हैं सभी एमसीक्यू। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई इसलिए ज्यादा पूछने लगा है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं कि मतलब आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो इसका परफेक्ट आंसर है दे एक्सपेक्टेड द मूवमेंट टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस। और मतलब कि यहाँ पे ये दिया गया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में सारे सोशल जो ग्रुप थे, काफी सारे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर, फार्मर्स हो गए या एडवोकेट हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, विमेन, सारी सोसाइटी की सारी क्लास, सारी वर्किंग क्लास और सभी रिलीजन के लोग जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इस मूवमेंट में उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुनी जाएगी। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो अभी तक जितने भी एमसीक्यू हम लोग देखे हैं वो सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में, PT1 के एग्जाम्स में या जो है आपका यूनिट टेस्ट में जो है वो आ सकते हैं क्योंकि ये सारे बहुत कॉमन टॉपिक है। यहाँ से हाफ ईयरली या बोर्ड के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए हैं और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके PYQ से भी रिलेटेड है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में देखते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के जनरली होते हैं और यहाँ पे आंसर्स 2 मार्क्स के ही और यहाँ पे जो लिखना होता है ऊपर 2 पॉइंट्स में जनरली लिखना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो बताना है स्टेट एनी 2 इफेक्ट ऑफ जलियनवाला बाग मैसेकर। मतलब कि यहाँ पे बताना 2 इफेक्ट क्या था जलियनवाला बाग इश्यूज का। फर्स्ट जो था वो ये था कि जो उस समय प्रोटेस्ट करने वाले लोग लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो गुस्सा था लीडर्स का उस समय वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस जलियनवाला बाग इश्यूज के बाद ये हुआ था 1919 में। बैसाखी के दिन जो है देखा गया था काफी सारे लोग जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए गार्डन में इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस गार्डन में क्या किया गया था, चारों तरफ से जो है गेट क्लोज कर दिया गया था और एक गेट से ओपन फायर करा दी गई थी। तो इसमें काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ब्रूटल और सबसे हीनियस क्राइम अभी तक माना जाता है ये। फिर दूसरा जो इफेक्ट है वो ये देखा गया था कि जो नेशनल मूवमेंट था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था गांधी जी के अंडर में। मतलब गांधी जी जो है इस मूवमेंट के बाद जो है लोगों में ये बिलीव आ चुका था कि ब्रिटिशर्स उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ना तो ब्रिटिशर्स उनके लिए फायदे का काम कर रहे हैं, ना तो कोई भी चीज जो है इफेक्टिव है ब्रिटिशर्स की। तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक यूनिटी टाइप की, एक नेशनलिज्म टाइप की फीलिंग आ गई थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का 2 फीचर बताना है। सिंपल है कि सत्याग्रह जो है वो किस पर बेस्ड होता है, वो सत्य पर बेस्ड होता है और नॉन वायलेंस पर बेस्ड होता है। दूसरा जो फीचर्स है सत्याग्रह का वो ये होता है कि पीसफुल रेजिस्टेंस चाहते हैं। पीसफुल रेजिस्टेंस मतलब कि जो है शांति पूर्वक जो है धरना देना, शांति पूर्वक प्रदर्शन करना, शांति पूर्वक अपनी बातों को रखना। तो सत्याग्रह का जो फीचर है वो 2 है। सबसे पहले तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंट होना चाहिए और दूसरा जो है पीसफुल रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने व्हाई डिड गांधी जी, सॉरी यहाँ पे मैंने जी लगाना भूल गया था। व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट द साल्ट मार्च, गिव 2 रीजन। साल्ट मार्च गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया था, इसका 2 रीजन बताना। सबसे पहला तो ये ब्रिटिशर्स ने जो सॉल्ट टैक्स लगाया था उसका अपोज करने के लिए, और दूसरा लोगों को कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट यानी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है लड़ने के लिए, यूनाइट करने के लिए साल्ट मार्च यूज किया था। राइट, ये दोनों ऑप्शंस आपको बिल्कुल करेक्ट रखने हैं ऐसे ही। सेकंड
सेकंड है स्टेट एनी टू रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब 2 रीजन बताना है जिसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म राइज हुआ था। फर्स्ट, एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज, सेकंड है ग्रोथ ऑफ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। मतलब कि इसका मतलब ये है कि इंडिया में नेशनलिज्म राइज होने का 2 रीजन क्या था। सबसे पहला था कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो काफी एक्सप्लॉयटेटिव थी, और दूसरा ये था कि लोग क्यों यूनाइट हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। दूसरा रीजन ये था कि लोगों के अंदर जो है एक यूनिटी, एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी वाली फीलिंग आ गई थी कि यस, कि इंडिजीनियस लोग कौन है और बाहर के लोग कौन है। तो जनरली जो लोग जो लाइक नेशनलिस्ट लोग थे वो ब्रिटिशर्स को आउटसाइडर मानते थे, और जो इंडियंस थे उनको इंडिजीनियस पीपल मानते थे। तो एक कॉमन नेशनल यूनिटी वाली फीलिंग आ गई थी लोगों के अंदर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाता है वेरी शॉर्ट का, हाउ डिड आइडिया भारत माता प्रमोट नेशनलिज्म। मतलब जो भारत माता की इमेज थी वो, या भारत माता का जो एक कह सकते हो आपकी जो एक इमेज या जो एक पोर्ट्रे डिस्क्राइब किया गया था उस समय, वो नेशनलिज्म को किस तरीके से प्रमोट करता है। सो सबसे पहले तो ये एक इट रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ मदर फिगर, ये इंडिया को एज अ मदर फिगर रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा जो है ये यूनिटी और पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को जो है काफी ज्यादा प्रमोट करता है। या ये जो भारत माता की इमेज है ये किस चीज से इंस्पायर्ड है, ये फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म से इंस्पायर्ड है। करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 2025 और 26 बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी ये आ भी चुके हैं। तो ओके, सेक्शन सी देखते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। इसमें ये 3 मार्क्स के होते हैं। इसमें जनरली क्वेश्चंस की जो डिमांड होती है वो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट की होती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन स्ट्रेंथनिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आपको रोल बताना है कि किस तरीके से ये इंडिया में नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया था। तो सबसे पहला रीजन है, इट इनकरेजेस इंडियन टू बायकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। ब्रिटिश के जो इंस्टीट्यूशन थे, चाहे कॉलेजेस हो गए या इसके साथ साथ जो कोर्ट हो गया, या इसके साथ साथ जो उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, उसका अपोज काफी ज्यादा इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। और दूसरा, इट यूनाइटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि अदर रीजन्स और कम्युनिटीज के लोगों को काफी ज्यादा इस मूवमेंट के बाद लोग जो है काफी ज्यादा यूनाइट होने लगे। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड पॉइंट ये है कि ये फ्रीडम, इट ट्रांसफॉर्म द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू मास मूवमेंट। मतलब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था, मतलब उस समय का पहला ऐसा मूवमेंट था जो नेशन वाइड मूवमेंट बोला जाता है। नेशन वाइड कहने का ये मतलब है कि जो है पूरी कंट्री में लागू था। जैसे इससे पहले देखा जाता है कि चंपारण मूवमेंट जो था वो सिर्फ बिहार रीजन तक सीमित था। खेड़ा मूवमेंट जो गांधी जी का था वो गुजरात में था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी गुजरात में था। लेकिन उसके बाद जो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों मूवमेंट चलाए गए थे साथ में, ये मूवमेंट पूरे नेशन वाइड तक फेमस था और इस मूवमेंट में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाई डिड different social group participate in the civil disobedient movement। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग क्यों पार्टिसिपेट किए थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीजेंट जो क्लास था वो इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनके क्रॉप पर, उनके प्रोडक्शन पर जो है काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, इसलिए वो टैक्स से रिलीफ पाने के लिए पार्टिसिपेट किए। बिजनेस क्लास जो था वो इकोनॉमिक फ्रीडम चाहता था, जो कि काफी ज्यादा उस समय ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज या ब्रिटिशर्स जो है उनपे काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखते थे। तो वो इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते थे बिजनेस क्लास। और विमेन पार्टिसिपेटेड टू सपोर्ट नेशनल इंडिपेंडेंस। विमेन जो पार्टिसिपेट की वो वाकई कंट्री का इंडिपेंडेंस चाहती थी, जैसे मेन भी चाहते थे। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, व्हाई डिड महात्मा गांधी मेक नेशनलिज्म एज अ मास मूवमेंट। महात्मा गांधी जो है नेशनलिज्म को एज अ मास मूवमेंट कैसे बनाए थे। तो सबसे पहला तरीका जो गांधी जी का था, वो गांधी जी ये चाहते थे कि जितने भी लोग कंट्री में हैं वो सभी लोग पार्टिसिपेट करें। मतलब कि यूनिटी चाहते थे गांधी जी एक मूवमेंट में, किसी भी मूवमेंट में। अब यूनिटी के लिए जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान जो है अगर
अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो हर एक इंसान के अंदर ये फीलिंग भी रहेगी कि वो अपनी कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर भी रहा है। तो अब ऐसे में ये देखा जाता है, जब गांधी जी ने भारत भ्रमण किया था साउथ अफ्रीका से इंडिया में आने में, तो उन्होंने काफी ज्यादा पॉवर्टी देखी थी रूरल एरिया में, जहाँ पे लोगों के पास कपड़े नहीं थे, खाने के लिए चीजें नहीं थी। तो गांधी जी ने सबसे पहला तरीका ये यूज किया कि कोई भी आर्म्स मूवमेंट नहीं होगा, लाइक कोई भी जो है हथियार या इन सब चीजों से कोई मूवमेंट या लड़ाई जो है स्ट्रगल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं होगी। तो ऐसे में गांधी जी ने ये टैक्टिस यूज किया था कि नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा, नॉन वायलेंट मूवमेंट और सत्याग्रह टाइप हो, मतलब ही यूज नॉन वायलेंट मेथड्स लाइक सत्याग्रह। मतलब कहने का ये मतलब है कि गांधी जी ये चाहते थे कि जो मूवमेंट हो वो नॉन वायलेंट मूवमेंट हो, सत्याग्रही टाइप का मूवमेंट हो। मतलब कि इस नॉन वायलेंट होगा तो कॉमन सिटीजन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अगर ये मूवमेंट वायलेंट होगा, जिसमें जो आर्म्स अम्यूनिज्म ये सब अगर यूज होगा, तो जो रूरल एरिया के लोग हो गए, जो पुअर लोग हो गए, वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो डेवलप ही ना होती। तो सबसे पहला जो गांधी जी का नेशनलिज्म को लेकर के कॉन्सेप्ट था, सॉरी नेशनलिज्म को कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें गांधी जी, हाउ डिड गांधी जी मेक नेशनलिज्म अ मास मूवमेंट, मतलब गांधी जी नेशनलिज्म को मास मूवमेंट क्यों बनाए। तो सबसे पहला इनका जो रीजन था वो रीजन ये था कि ये गांधी जी मूवमेंट को नॉन वायलेंट मेथड तरीके से चाहते थे, जिसमें सत्याग्रह होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए। सेकंड, ही एड्रेस इश्यूज अफेक्टिंग कॉमन पीपल, वो ऐसे इश्यूज को रेज करते थे जिससे कॉमन पीपल भी प्रॉब्लम इश्यू फेस कर रहा हो। जैसे साल्ट मार्च में उन्होंने यूज किया था, साल्ट यूज किया था, इससे कॉमन इंसान भी प्रॉब्लम झेल रहा होता है। थर्ड जो है, ही इन्वॉल्व पीजेंट वर्कर्स एंड वीमेंस इन द स्ट्रगल, जो सोसाइटी के जो काफी वनरेबल मार्जिनलाइज क्लास होती है, वो जनरली देखी जाती पीजेंट क्लास होती है, वर्कर्स होते हैं, वीमेंस होती हैं, तो इनको जो है स्ट्रगल में पार्टिसिपेट गांधी जी ने कराया था, राइट। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, एक्सप्लेन एनी 3 लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का लिमिटेशन बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख, डिफरेंट सोशल ग्रुप हैड डिफरेंट डिमांड, मतलब इसमें देखा गया था कि जो अलग अलग, जैसे अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखे थे कि पीजेंट क्लास, वो हाई टैक्सेस उनके क्रॉप पे लगाए जाते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनके क्रॉप पर हाई टैक्सेस न लगाए जाएं, क्रॉप प्रोडक्शन पर। बिजनेस क्लास जो चाहता था वो इकोनॉमिक फ्रीडम चाहता था। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये देखा जाता था कि जो प्रॉब्लम था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, वो यही था कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप थे उनकी डिमांड भी काफी अलग अलग थी। इसके साथ देखा जाता है कि सम ग्रुप विड्रॉ सपोर्ट ओवर टाइम, कुछ जो सपोर्टर थे इस मूवमेंट के, वो कुछ टाइम के बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिनों बाद जो है अपना सपोर्ट वापस ले लिए थे। फिर थर्ड जो है, ब्रिटिश रिप्रेशन रिड्यूस पार्टिसिपेशन, ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा कड़े कानून यूज किए थे इनके ऊपर। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। ये 5 नंबर के जनरली क्वेश्चंस होते हैं, और इस क्वेश्चन में जो है आपको 5 पॉइंट विद इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी होता है, तब सीबीएसई जो है आपको फुल मार्क्स इसमें, एनसीएम हो गया या सीडीएम हो गया, मतलब कि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आना जरूर आता ही आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने सिविल डिसोबीडियंट और एनसीएम से क्वेश्चन रखा भी है इस सेशन में। यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारा वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। डिस्क्राइब द कॉज दैट लेड टू द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे जो प्रॉपर आंसर लिखने की प्रैक्टिस होती, लिखने की जो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपकी इस तरह होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने से ये चीज क्लियर हो जाता है कि आपका जो अप्रोच है, क्वेश्चन को किस तरीके से आपने अप्रोच किया, क्वेश्चन को किस तरीके से आपने समझा है, ये इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन इतना इजी लैंग्वेज में और इतना प्रिसाइज होना चाहिए।
तो क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब द कॉजेज दैट लेड टू द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था उसके पीछे कॉजेज क्या थे, इस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इंट्रोडक्शन में देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी इन 1920 टू अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू पीसफुल मींस एंड यूनाइट इंडियंस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल स्टेटमेंट्स है बिल्कुल। आपकी आपने जो इस टॉपिक को पढ़ करके जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी उसी से रिलेटेड जो है आपको उसी सेम जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वही आपको जो इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर सेकंड जो हमारा पहला पॉइंट जो स्टार्ट होता है डिस्क्राइब सारे कॉजेस करने, तो आप वन बाय वन सारे पॉइंट्स देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है रॉलेट एक्ट 1919 में गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन। तो पहला कॉज तो यही था कि रॉलेट एक्ट। दूसरा कॉज जलियनवाला बाग इश्यूज हो गया था। तीसरा इश्यू जो देखा गया था वो खिलाफत मूवमेंट था, जिसमें टू ब्रदर्स जो है वो लीड कर रहे थे, अली ब्रदर्स, जिसमें जो है मोहम्मद अली और जो है दूसरे जो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली समथिंग करके। तो दोनों जो है मूवमेंट लीड कर रहे थे, तो वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च के लिए काफी ज्यादा कॉज बना था। फिर इकोनॉमिक हार्डशिप काफी ज्यादा थी, ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा रखा था, अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई था, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था। फिर फिफ्थ पॉइंट में देखते गांधी बिलीव दैट विथड्रॉइंग कॉपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन वुड वीकन कॉलोनियल रूल एंड हेल्प इंडियन अचीव दिस अचीव सेल्फ रूल। गांधी जी का आना और गांधी जी का मूवमेंट लॉन्च करना यही अपने आप में एक कॉज था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का, क्योंकि गांधी जी को लग गया था कि जो है बिना कोई नेशन वाइड प्रोटेस्ट किए हुए ब्रिटिशर से आजादी नहीं मिल सकती है। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था वो बताना है। तो इसमें भी सिंपल सा आपको दो लाइन का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज अ मेजर फेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट दैट चैलेंज्ड ब्रिटिश अथॉरिटी थ्रू द ओपन वायलेशन ऑफ अनजस्ट लॉ। तो इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई गई, सिर्फ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था क्या वो बताया गया है बस। फिर पहला उसी तरीके से सेम आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं आंसर में। इट बिगन विद द साल्ट मार्च जो कि 1930 में हुआ था, व्हिच बिकेम अ पावरफुल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। साल्ट ऐसा चीज है हर कोई यूज करता है, तो गांधी जी भी चाहते थे कि ऐसा सिंबल लिया जाए या ऐसी चीज ली जाए जो हर कोई इंसान यूज कर रहा है, राइट। सेकेंड पॉइंट इस क्वेश्चन का देखते हैं। द मूवमेंट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इन्वॉल्व पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट्स, वीमेन, स्टूडेंट्स, बिजनेस ग्रुप। इस मूवमेंट में सबसे खास चीज यही थी कि सोसाइटी के जितने भी क्लास के लोग थे सभी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर जो पूर्ण स्वराज की डिमांड थी वो फिर काफी, पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है स्टार्ट किया गया था। और पूर्ण स्वराज कहने का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होता है। तो जो है नॉन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था वो पूर्ण स्वराज की डिमांड को काफी ज्यादा बढ़ाया था, काफी ज्यादा मजबूत कर दिया था। फिर फोर्थ है द मूवमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड द इफेक्टिवनेस ऑफ द मास पार्टिसिपेशन एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। फोर्थ, सॉरी यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आना चाहिए था। फिफ्थ पॉइंट में इट फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू नेगोशिएट विद द इंडियन लीडर्स लीडिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट। इस मूवमेंट के बाद देखा था, इस मूवमेंट से पहले या इसी मूवमेंट के बीच में भी ये देखा गया था कि गांधी इरविन पैक्ट स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स ने जो है, जो लीडर्स थे उसमें गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो लीडर्स थे वो इन सब से जो है बात करने के लिए रेडी हो गए थे कि इनकी एक्चुअल में डिमांड क्या है। वो रीजन क्या था, वही उसका भी रीजन ये था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इतना ज्यादा पावरफुल मूवमेंट था कि उस मूवमेंट के बाद जो है देखा गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन लीडर से बात करने के लिए रेडी हो गए थे। उसी को बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन है इस सेशन का, लॉन्ग क्वेश्चन में हिस्ट्री का। हाउ डिड कल्चर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कल्चर किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म ग्रोथ के लिए एक अच्छी भागीदारी निभाया, या बोल सकते हो कि जो है कल्चर किस तरीके से नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। तो सिंपल सा दो लाइन का इंट्रोडक्शन इसमें भी। कल्चरल सिंबल, ट्रेडिशंस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन played an important role in creating a sense of national identity among Indians। तो सबसे पहली बात तो जाहिर सी बात है, कल्चर जो होता है, ट्रेडिशन जो होता है, वो एक यूनिटी वाली फीलिंग जो है सोसाइटी में स्प्रेड करता है। जो नॉर्मल, जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं उनके बीच जो है कल्चर हो गया, ट्रेडिशंस हो गया, आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशन हो गया, ये सिंपल क्या करता है, एक
कॉमन एक सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है उनके बीच में। ठीक, पहला पॉइंट देखते हैं, इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड बाय अभिनंद्र नाथ टैगोर इन द इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड बाय अभिनेंद्र The image of Bharat Mata painted by Abhinandranath Tagore inspired people to view India as their motherland। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। दूसरा, फोक सॉन्ग स्टोरीज पैट्रियोटिक लिटरेचर स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया अमंग द मासेस। जो सॉन्ग्स थे वो भी जो है जो सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग्स हो गए, स्टोरीज हो गई, पैट्रियोटिक लिटरेचर्स हो गया, ये भी नेशनलिस्ट आइडिया को प्रमोट करता है। फिर नेशनलिस्ट लीडर promoted the revival of India's rich culture heritage to build pride among the Indians। फिर फोर्थ है, the use of national symbols such as the flag helped unite people from different regions and communities। Cultural movement create a shared sense of belonging which strengthen the struggle against colonial rule। तो ये सारे पांचों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से 2025 में बोर्ड का क्वेश्चन है ये। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हिस्ट्री के सेशन का। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ साल्ट मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द साल्ट मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। इसमें जो है देखते हैं, सबसे पहले 2 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। साल्ट मार्च ऑफ 1930 लेड बाय महात्मा गांधी बिकेम पावरफुल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड इंस्पायर्ड मास पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। फिर देखते हैं, इसमें सिंपल सा इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। 1930 में जो मूवमेंट, साल्ट मार्च मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वो काफी ज्यादा पावरफुल था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। और इस फ्रीडम स्ट्रगल में काफी ज्यादा लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया था, काफी मास पार्टिसिपेशन था इस मूवमेंट में। पहला पॉइंट देखते हैं, गांधी जी चैलेंज द अनजस्ट ब्रिटिश मोनोपोली एंड टैक्स ऑन सॉल्ट। जो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा रखा था सॉल्ट पे, उस चीज को गांधी जी ने चैलेंज किया। ए कमोडिटी यूज बाय एवरी इंडियंस मेकिंग द इश्यूज रेलेवेंट टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सेकेंड है, द मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। ये मार्च हुआ था, अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। थर्ड, बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट गांधी जी openly defied British authority, encouraging people across India to participate in civil disobedient movement। फोर्थ, द मूवमेंट यूनाइटेड, वही सिंपल सी बात, सोसाइटी के सारे ग्रुप को यूनाइट किया था इस मूवमेंट ने। फिर यहाँ पे 5th पॉइंट में देखा जाएगा, साल्ट मार्च गेन इंटरनेशनल पब्लिसिटी एंड एक्सपोज द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, इंक्रीजिंग सपोर्ट फॉर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ये मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जिसपे जो फॉरेन कंट्रीज थी उस समय, चाहे अमेरिका हो गया या अदर जो कंट्री थी, वो कंट्री भी जो है इंडिया के स्ट्रगल को, इंडियन लीडर्स जो स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज से काफी ज्यादा जो है एक्टिव थे, देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया के लीडर्स को या इंडिया में जो है किस तरीके से एक हार्श या एक ब्रूटल कॉलोनियल रूल को चला रहे हैं। राइट, तो इस वजह से जो है इंडिया को सिंपैथाइजर कंट्रीज काफी सारी मिली, जो काफी सारी ऐसी कंट्रियां मिली जो इंडिया को सपोर्ट करने लगी बाद में। तो ये हमारा हिस्ट्री का सेक्शन रहा जो कि कंप्लीट होता है। अब हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे।